गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए, मैं जैसा कि मैं आपको बताया था कि मैं आपको जो है पहला पार्ट जो है स्टैटिक जी का पार्ट 2 तक बता चुका था। मैं आपसे बताया था कि हर जो है पार्ट में जो है ना 3-3 पर सभी में जो है ना 5-5 6-6 क्वेश्चन सभी में डालूंगा। 5 जो है ज्योग्राफी के, 5 जो है इतिहास के रहेगा और 5 भारतीय संविधान के और साइंस के क्वेश्चन मैं डालूंगा। तो यदि आपसे विनम्र निवेदन कि यदि हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ यार आपसे विनम्र निवेदन कि आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब आप लोग कर दिया करिए, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ मैं जो आपको ये सारा कंटेंट मैं देता हूँ, आपको सारा कंटेंट जो है मैं देता हूँ। सब पिछले साल जो एग्ज़ामों में पूछा गया क्वेश्चन मैं उसी को उठाता हूँ। आप कभी प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए किसी साल का 2018, 19, 2016, 15 का, ये इसी के बीच का मैं क्वेश्चन कराता हूँ जो पिछले साल यूपी SSC और जो है मतलब लेखपाल, चकबंदी, लेखपाल टेट, सुपर टेट में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन मैं उठाता हूँ। और देख लीजिए, तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो देखिए, नंबर 1 बोल रहा है भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है। तो हम जानते हैं कि 2019 के आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक वन जो है मध्य प्रदेश में, प्रथम स्थान जो है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश का है, ये मध्य प्रदेश का है। और पहले पर तो मध्य प्रदेश आता है, दूसरा किसका स्थान है, दूसरा पर अरुणाचल प्रदेश आता है। दूसरे नंबर पर भारत के 4 राज्यों में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, जिसमें सबसे अधिक जो है मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है और तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है और चौथे पर कौन है, चौथे स्थान पर उड़ीसा है। अर्थात भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो भारत के 4 राज्यों में वन क्षेत्र सर्वाधिक पाए जाते हैं। नंबर 1 पर मध्य प्रदेश हो गया। किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। और नंबर 2 दूसरे पर अरुणाचल प्रदेश आता है, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ आता है और चौथे नंबर पर उड़ीसा आता है। ये 2019 के वन डाटा रिपोर्ट के अनुसार बता रहे हैं कि पहले पर मध्य प्रदेश, दूसरे पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पर छत्तीसगढ़ और चौथे पर उड़ीसा था। अब क्वेश्चन पूछ लेता है कि सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य जो है भारत का कौन सा है, ये क्वेश्चन कई बार पुटअप करता है कि सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है भारत का, मिजोरम। प्रतिशतता के आधार पर सबसे अधिक वन जो है मिजोरम में पाए जाते हैं। मिजोरम क्या हो जाएगा, मिजोरम। प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य, जो क्वेश्चन कभी कभी वो पूछ लेता है कि प्रतिशतता के आधार पर भारत का वो कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक वन जहां पाए जाते हैं। तो प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक वन जो है मिजोरम राज्य में पाए जाते हैं। अब जो है ये तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, बिनसर का जंगल भारत के किस राज्य केंद्र शासित क्षेत्र में अवस्थित है। तो हम जानते हैं कि बिनसर का जंगल जो है भारत के एक राज्य है उत्तराखंड में। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बिनसर का जंगल भारत के किस राज्य में स्थित है। बिनसर का जंगल भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अर्थात उत्तराखंड में जो है ना बिनसर का एक जंगल है, वहाँ पर ये स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है। तो हम जानते हैं कि भारत का रूर नंबर 1 दे रहा है दामोदर, नंबर 2 दे रहा है हुगली, नंबर 3 दे रहा है गोदावरी, नंबर 4 दे रहा है स्वर्णरेखा। तो हम जानते हैं कि भारत का रूर दामोदर को कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक अभ्रक पाए जाते हैं, कोयला और खनिज पदार्थ
यहाँ पर अब्रक और कोयला पाए जाते हैं। यहाँ पे अब्रक, कोयला और खनिज पदार्थ सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर जो है ना इसको दामोदर को जो है हम भारत का रूर क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि सर्वाधिक यहाँ पर कोयला पदार्थ मतलब अब्रक सर्वाधिक चीज़ पाए जाते हैं, इसलिए इसको जो है रूर क्षेत्र जो है कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 दे दिए, किस राज्य में स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 इसी का देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है किस राज्य में, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है किस राज्य में बिजली उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है, किस राज्य की स्थापित बिजली। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है किस राज्य की, किस राज्य की, किस राज्य की बिजली, किस राज्य की बिजली, किस राज्य की बिजली, किस राज्य की स्थापित बिजली, किस राज्य की, किस राज्य की स्थापित, किस राज्य की स्थापित, स्थापित बिजली उत्पादन, बिजली उत्पादन क्षमता अधिक है। नंबर 1 दे रहा है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 1 महाराष्ट्र, नंबर 2 गुजरात, नंबर 3 मध्य प्रदेश, नंबर 4 राजस्थान। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि किस राज्य की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है। तो हम जानते हैं कि महाराष्ट्र नंबर 1 पर जो है महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र की बिजली क्षमता जो है उत्पादन सबसे अधिक पूरे भारत में, पूरे भारत में सबसे अधिक जो है बिजली किस राज्य की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है। तो नंबर 1 पर आता है महाराष्ट्र आता है। नंबर 2 पर इसमें कितनी होती है, महाराष्ट्र में जो है नंबर 1 पर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कितनी बिजली उत्पादन क्षमता होती है, टोटल 343 96.29 मेगावाट की बिजली उत्पादन होती है। नंबर 1 पर महाराष्ट्र आता है। नंबर 2 पर आता है गुजरात। गुजरात में कितना होता है, नंबर 2 पर आता है गुजरात। गुजरात में कितना होता है, गुजरात में बिजली उत्पादन क्षमता कितना होता है गुजरात में 35,210.58 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है ये गुजरात। नंबर 3 पर आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु ये कितना उत्पादन करता है, तमिलनाडु 32,840.4 मेगावाट की बिजली उत्पादन करता है। 34 को रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 किस राज्य की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता अधिक है। तो हम जानते हैं कि नंबर 1 पर जो है महाराष्ट्र आता है, जिसकी कुल बिजली उत्पादन क्षमता 396.2 मेगावाट है। नंबर 2 पर आता है गुजरात, इसकी जो है 35,210.58 मेगावाट है। नंबर 3 पर आता है, तीसरा स्थान जो है तमिलनाडु का है 32,034 मेगावाट है। तो किसका हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, नंबर 1 महाराष्ट्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि भारतीय प्रायद्वीप, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि भारतीय प्रायद्वीप, क्वेश्चन नंबर 5 दे रहा है भारतीय
प्रायद्वीप तक फैला है, तक फैला है। ऑप्शन नंबर 1 देख लीजिए, हिंद महासागर, हिंद महासागर। नंबर 2 हिमालय। नंबर 3 बंगाल की खाड़ी। नंबर 4 कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि भारतीय प्रायद्वीप कहाँ तक फैला है, तो भारतीय प्रायद्वीप जो है हिंद महासागर तक फैला है। ये हिंद महासागर, भारतीय प्रायद्वीप का विस्तार ये हिंद महासागर कन्याकुमारी तक है। ये कन्याकुमारी तक है इसका भारतीय प्रायद्वीप का विस्तार जो है पूरा जो है हिंद महासागर कन्याकुमारी तक इसका पूरा विस्तार है। ये तो हो गया इतिहास के, भूगोल के क्वेश्चन हो गए। अब देख लीजिए इतिहास के कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। इतिहास के नंबर 1 का रहा है, इतिहास का क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 1 इतिहास का देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया था? देख लो ऊपर आ रहा है ना भैया, थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा देख लीजिए, ऊपर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर, इसमें क्वेश्चन नंबर 6वां हो जाएगा इतिहास का। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया था? नंबर 1 विवेकानंद। नंबर 1 विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया था? तो हम जानते हैं कि वेदों को ओर चलो का नारा नंबर 1 विवेकानंद, नंबर 2 रामकृष्ण परमहंस, नंबर 3 दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती ने जो है ना वेदों की ओर चलो का नारा दिया था। कौन दिए थे? सोचते, इनका जन्म जो है 1824 में, इनका जन्म 1824 ईस्वी में, 1824 ईस्वी में गुजरात के मोरबी नामक गांव में हुआ था। इनका जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के मोरबी नामक गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम मूल शंकर था। इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम जो है क्या था? मूल शंकर था। 1824 में गुजरात के मोरबी नामक गांव में हुआ था। इनके पूछ लेता है कभी कभी दयानंद के बचपन, दयानंद सरस्वती के जो वेदों की ओर चले का नारा दिए थे, दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर था। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। 1875 में आर्य समाज की स्थापना किए थे। 1875 में आर्य समाज की स्थापना 1875 में आर्य समाज की स्थापना कहाँ किए थे? बॉम्बे, जो अब मुंबई के नाम से जाना जाता है।
1875 में आर्य समाज की स्थापना बॉम्बे में किए थे। इनकी पुस्तक का नाम सत्यार्थ प्रकाश था। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? सत्यार्थ प्रकाश था। इनके पुस्तक का नाम सत्यार्थ प्रकाश था। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 बोला वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर चलो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिए थे। 1824 में गुजरात के मोरबी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था और 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, बॉम्बे में की थी। और इनकी एक पुस्तक है, इनकी पुस्तक का नाम क्या था? इनकी पुस्तक का नाम सत्यार्थ प्रकाश था। इनके पुस्तक का नाम क्या था? सत्यार्थ प्रकाश था। अब इसी पर क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में क्या हुआ? तो नंबर 1 ऑप्शन नंबर 1 दे रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। नंबर 2 शुद्धि आंदोलन की शुरू किया गया था। नंबर 3 क्या दे रहा है कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही आएगा। स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। तो अब देख लीजिए स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और इनके बचपन का नाम क्या था? कभी कभी पूछ लेता है बचपन का नाम इनके क्या था? नरेंद्र दत्त था। नरेंद्रनाथ दत्त था। इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। ये रामकृष्ण के ये शिष्य थे। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद जो है रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। और रामकृष्ण मिशनरी का और रामकृष्ण इनका मुख्यालय कहाँ था? रामकृष्ण का मुख्यालय कहाँ है? तो रामकृष्ण का मुख्यालय रामकृष्ण मिशन इनका मुख्यालय जो है कलकत्ता के बेलूर में है। रामकृष्ण का मुख्यालय कहाँ है? रामकृष्ण इनका मुख्यालय कहाँ है? कलकत्ता के बेलूर में है। कलकत्ता के बेलूर में है। के बेलूर में स्थित है। कलकत्ता के बेलूर में। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है स्वामी विवेकानंद द्वारा 1857 में क्या हुआ था? तो स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। नंबर 1 सही होगा रामकृष्ण। इनके बचपन का नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त था। कभी कभी पूछ लेता है एग्जामों में कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम बताइए। तो स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? तो नरेंद्रनाथ दत्त था। और इनका जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। ये रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। रामकृष्ण का मुख्यालय कहाँ है? तो रामकृष्ण का मुख्यालय कलकत्ता के बेलूर में है।
कलकत्ता के बेलूर में है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया था। भारत में, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है भारत में राष्ट्रगान को, भारत में राष्ट्रगान को, भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा, भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया था, कब ग्रहण किया गया था। नंबर 1 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। नंबर 2 26 जनवरी 1950। नंबर 3 23 जनवरी 1950। नंबर 4 कोई नहीं। इसको देख लीजिए, थोड़ा सा इंक डाल लें हम इसमें, थोड़ा सा इंक डाल लो भाई, थोड़ा सा इंक इसमें डाल लें, थोड़ा सा इंक डाल दो, 1 मिनट थोड़ा सा इंक डाल लिया जाए इसमें। कह रहा है कि भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया था। तो हम जानते हैं कि भारत में राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, ग्रहण किया गया था। 24 जनवरी 1950 को ग्रहण किया गया था। थोड़ा सा इंक डाल दो। देख लीजिए, ये तो क्या हो गया, 24 जनवरी 1950 को ये ग्रहण किया गया था भारत में। आज सर्वप्रथम इसके रचयिता कौन है, राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इनके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इनके रचयिता, राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इनके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में, 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम ये पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था। कब गाया गया था, तो 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम पहली बार जो है ना राष्ट्रीय गान को जो है गाया गया था। कांग्रेस, इसको गाने में कितने सेकंड लगते हैं, तो राष्ट्रगान को गाने में टोटल 52 सेकंड का समय लगता है। 52 सेकंड में इसको पूर्ण कर लिया जाता है गा के। तो कह रहा है कि भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को ग्रहण किया गया था। और इसके रचयिता अर्थात राष्ट्रीय गान के जो रचयिता हैं, जो राष्ट्रीय गान लिखे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया है। और सर्वप्रथम ये कब गाया गया था, तो सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम जो है राष्ट्रीय गान जो है गाया गया था। इसको 52 सेकंड में गा लिया जाता है, 52 सेकंड में इसको गा लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने। महात्मा गांधी, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि महात्मा गांधी भारतीय
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? तो नंबर ऑप्शन 1 देख रहा है 1924 देख रहा है, नंबर 2 1926, नंबर 3 1824 और 4 इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? तो हम जानते थे कि महात्मा गांधी 1924 के बेलगांव 1924 कर्नाटक के बेलगांव में, अर्थात 1924 के कांग्रेस में अध्यक्ष बने थे। बेलगांव का अधिवेशन, कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में इन्हें 1924 के बेलगांव अधिवेशन कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कब बने थे? 1924 में। अब दे रहा है सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? इसी में क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 दे रहा है सुभाष चंद्र बोस 10 क्वेश्चन में दे रहा है सुभाष चंद्र बोस वर्ष ... में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। नंबर 1 1932, नंबर 2 1938, नंबर 3 1937, नंबर 4 1925। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 बोला सुभाष चंद्र बोस वर्ष ... में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो हम जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा के अधिवेशन 1938 में अध्यक्ष बने थे। ये कब बने थे? 1938 के हरिपुरा कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1938 के हरिपुरा के अधिवेशन में इन्हें जो अध्यक्ष बनाया गया था, कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में इनको 1938 में हरिपुरा के अधिवेशन में इनको अध्यक्ष बनाया गया था। और प्रथम बार ये 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे और दूसरी बार 1939 के त्रिपुरा अधिवेशन में बने थे। त्रिपुरा अधिवेशन में बने थे। कब? 2 बार अध्यक्ष बने थे ये भारतीय कांग्रेस के। एक बार कब बने थे? 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में और दूसरी बार 1939 के त्रिपुरा अधिवेशन में। परंतु आपसी मतभेद के कारण ये त्रिपुरा अधिवेशन में इन्होंने इसका पद छोड़ दिया। आपसी मतभेद के कारण वे कांग्रेस का अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिए। तो कब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में इन्होंने बने थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 भूगोल के क्वेश्चन देख लीजिए। संविधान का 5 क्वेश्चन देख लीजिए। उसमें बोला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? तो हम जानते हैं कि नंबर 1 दे रहा है 1757, नंबर 2 1773, नंबर 3 1792, 93। तो हम जानते हैं कि 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। किसके तहत? भारत में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। किसके तहत? भारत में थोड़ा सा पानी पिला दो। पानी पी लें, 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा पानी पी लें।
हाँ तो देख लीजिए, भारत में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेगुलेटिंग एक्ट, क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है किस एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय में किस एक्ट के तहत जो है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है ना कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, बहुत बार क्वेश्चन में पूछता है, बड़ी इंपॉर्टेंट, कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है ना ये जो है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी। नंबर 2 को रहा है कि निम्न में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना जाता है? तो नंबर 1 प्रस्तावना, नंबर 2 मूल अधिकार, राष्ट्रीय ध्वज, इनमें से कोई नहीं। तो इनको प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ये कहा किसने है? तो ये पंडित ठाकुरदास। प्रस्तावना को किसने कहा है? प्रस्तावना को कितने संविधान की आत्मा कहा है? तो पंडित ठाकुर दास भार्गव ने, पंडित ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को, किसने कहा है प्रस्तावना को? तो पंडित ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। किसने कहा है? पंडित ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया। तो निम्न में किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना जाता है? तो प्रस्तावना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 प्रस्तावना। इसने कहा किसने है? तो ये पंडित ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा कहा है। कौन, किसने कहा है? पंडित ठाकुरदास भार्गव ने। अब कह रहा है कि किसने पहले 1935 संविधान सभा का सुझाव प्रस्तुत किया था? नंबर 1 गांधी जी, नंबर 2 नेहरू जी, नंबर 3 MN राय, JP नारायण। तो किसने पहले 1935 संविधान सभा का सुझाव किया था? तो MN राव। आंसर क्या आ जाएगा? MN राय ने जो है इनका। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? भारतीय संविधान का क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष देख लीजिए। संविधान सभा के क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो नंबर 1 दे रहा है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, नंबर 2 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नंबर 3 भीमराव अम्बेडकर, BR अम्बेडकर, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। नंबर 4 कोई नहीं। तो हम जानते हैं संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष क्या हो जाएगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को पहले चुना गया था, लेकिन 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इनको सच्चिदानंद सिन्हा को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। सर्वप्रथम संविधान सभा की पहली बैठक जो है ना, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। परंतु इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को ये दूसरी बैठक होती है, संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू पंडित, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को
राजेंद्र प्रसाद को सर्वमति से अस्थाई अध्यक्ष चुना जाता है। अस्थाई अध्यक्ष चुना जाता है। क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि अस्थाई अध्यक्ष, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, तो उसमें अस्थाई अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो अस्थाई अध्यक्ष जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। और जब दूसरी बैठक ठीक 2 दिन बाद उसकी दूसरी बैठक होती है, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष जो है चुना जाता है। और देख लीजिए, भारत का संविधान लिखा गया था तो 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो भारत का संविधान पूरी तरह से कब लिखा गया था? 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान को लिखने में टोटल कितना समय लगता है, एग्जैक्ट कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन का समय लगा था। और ये बनकर तैयार कब हुआ था? तो हम जानते हैं कि ये बनकर तैयार जो है 26 नवंबर 1949 को ये भारत का संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हुआ था। इसमें 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और ये भारतीय संविधान भारत में लागू कब से है? ये पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 से ये लागू है। 26 जनवरी 1950 से ये भारत में लागू है। 26 जनवरी 1950 को लागू। पूछ रहा है भारत का संविधान लिखा गया था, तो भारत का संविधान जो है 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन में लिखा गया था। ये प्रारूप इसका तैयार कब किया गया था? तो भारतीय हम जानते हैं कि इसका प्रारूप कब तैयार किया गया था। तो इसका प्रारूप जो है 26 नवंबर 1949 को ये अंगीकृत किया गया था, अर्थात बनाया गया था। और 26 जनवरी 1950 को ये पूरी तरह से भारत में लागू कर दिया गया था। देख लीजिए, मैं सारा क्वेश्चन आपको बता दिया जो है। अब कल से मैं सोच रहा हूँ कि साइंस का भी कुछ क्वेश्चन डालूंगा। यदि हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ यार इसको लाइक और सब्सक्राइब आप शेयर कर दिया करिए। और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि नहीं पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ यार इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।